जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात करेंगे आज हमारा जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जो एएचडी सब्जेक्ट है उसका टॉपिक, और टॉपिक जिसके बारे में आज हमें रीड करना है वो टॉपिक रहेगा साथियों दूध के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि दूध होता क्या है, उसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, उसका संगठन क्या है, उसके भौतिक गुण क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। साथियों, हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से कंटेंट को पढ़िएगा, एक एक चीज को अच्छे से याद रखने की कोशिश करना, और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से एक एक चीज को लर्न करते जाएंगे। और देखिएगा, जैसे हमारे सिलेबस में दूध, दही, है ना, इन सब का घी, इन सब का संगठन है, कंपोजिशन है, और हमेशा वो याद नहीं रहता। लेकिन इस क्लास के बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि उसे याद कैसे करना है, और इस क्लास के बाद में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अच्छे से हमारे दिमाग में वो चीज है वो बैठ जाएगी। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे पढ़ते हैं अच्छे से एक एक बात को। देखिएगा, दूध है क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में हम समझते हैं। देखो, दूध क्या है, एक दिमाग में आता है कि यह एक लैक्टियल क्या रहता है, क्षरण रहता है। ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं वो अपने बच्चों के पोषण के लिए क्या करते हैं, एक लैक्टिक क्षरण का स्त्राव करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, मादा हो, मनुष्य मादा, या गाय है, भैंस है, ये सभी, है ना, तो ये अपने बच्चे के पोषण के लिए क्या करते हैं, लैक्टिक स्त्राव करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, दूध कहा जाता है। अब साथियों ये ध्यान रखना, वो अलग बात है भी गाय दूध जो देती है वो हमारे लिए नहीं, वो अपने बच्चे के पोषण के लिए देती है, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से क्या करेंगे, यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसको यदि अपने अच्छे से पढ़ें, क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है, तो ये रहेगी, देखना है भी, वत्स्य जनन के 15 दिन पूर्व व 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ और ताजा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, दूध कहते हैं। यानी कि प्रसव से 15 दिन पूर्व तक और 5 दिन बाद, क्योंकि देखो प्रसव के तुरंत बाद जो हमें लैक्टियल क्षरण मिलता है ना, तुरंत बाद जो लैक्टियल क्षरण मिलता है उसको क्या बोलते हैं, खीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खीस। तो इसलिए ये कहा गया कि 5 दिन पश्चात से जो हमें लैक्टियल क्षरण मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, दूध बोलेंगे, है ना। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि दूध के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं भी, कौन सा ऐसा तरल पदार्थ जिसे हम दूध कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा तरल पदार्थ जिसमें न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी हो, 3.25 हो, और जो एसएनएफ है, सॉलिड नॉट फैट, है ना, भी वसा रहित जो ठोस है वो कितना हो, 8.5% हो। इसको हम किस नाम से जानेंगे, दूध कहेंगे हम भी। न्यूनतम उसमें वसा 3.25 होनी चाहिए, और सॉलिड नॉट फैट कितना होना चाहिए, 8.5, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, दूध है वो कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नॉलेज लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूध के अवयव कौन कौन से होते हैं भी। दूध एक अपारदर्शी द्रव है, याद रखिएगा, द्रव है जिसमें पानी होता है, प्रोटीन होता है, वसा है, लैक्टोज है, खनिज लवण है और विटामिन है, ये होते हैं। देखिए पढ़ेंगे इसके बारे में और बातें पढ़ते हैं। इसमें क्या कुछ होता है, तो हमने बात की पानी इसका मुख्य अवयव होता है। 80 से 90% अलग अलग पशु के हिसाब से 80 से 90% इसमें क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है इसमें दूध में, जैसे केसीन है, वो सब प्रोटीन, मुख्य प्रोटीन केसीन होती है। इसके अलावा इसमें वसा फैट पाई जाती है। इसके अलावा लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, खनिज लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है, और बहुत से किण्वक है जो एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं साथियों। इसको अच्छे से आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, वैधानिक मानक हर राज्य के द्वारा, हर देश के द्वारा अपने यहाँ के स्थानीय पशुओं की, क्योंकि अलग अलग ब्रीड्स पाई जाती है, उसके आधार पर क्या वैधानिक जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो निर्धारित किए गए हैं। जैसे हमारे लिए ये याद रखिएगा भी, हमारे यहाँ गाय के दूध का जो स्टैंडर्ड है
भी उसमें कम से कम जो फैट है मिनिमम 3.5% होनी चाहिए, और उसमें सॉलिड नॉट फैट यानी कि कुल ठोस पदार्थ जो होता है दूध में, टोटल सॉलिड होता है, उसमें से यदि हम फैट को माइनस कर दें तो क्या बचता है, सॉलिड नॉट फैट होता है। ठीक है, तो कम से कम सॉलिड नॉट फैट कितना होना चाहिए, 8.5 होना चाहिए साथियों। ठीक है, उसके बाद में देखो भैंस के दूध के लिए ये जो मानक निर्धारित किए गए हैं, फैट कम से कम 6% होनी चाहिए भैंस के दूध में, और जो एसएनएफ है वो कितना होना चाहिए, 9% होना चाहिए। इसी तरीके से भेड़ बकरी के लिए 3%, है ना, और कौन सा रहता है, ये चीज आपको दिख रही होगी, अच्छे से अपने इसके लिए बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा आप दिख रहा होगा भी बकरी, भेड़ बकरी के लिए ये फैट कितनी है, 3% है, और सॉलिड नॉट फैट कितना होता है, 9% होता है। ठीक है, वैधानिक मान याद रखना, गाय के दूध में न्यूनतम जो वसा है वो कितनी होनी चाहिए, 8.5, और भैंस के दूध में कितनी होनी चाहिए, 6। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक एक करके अवयव के बारे में हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे भी, क्या क्वेश्चन आता है, क्या चीज रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम दूध में पाए जाने वाले पानी के बारे में बात करते हैं। देखो ये ध्यान रखना, पानी, मुख्य रूप से दूध में पानी पाया जाता है, मुख्य अवयव है, और इसका कार्य क्या है, तो ध्यान रखना दूध में जितने भी अवयव पाए जाते हैं उनके गोलक के रूप में ये क्या करता है, कार्य करता है, गोलक के रूप में ये कार्य करेगा साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें जो अवयव है वो कुछ घुलनशील अवस्था में और कुछ निलंबन की अवस्था में पाए जाते हैं। ये बात हो जाएगी भी, जैसे वसा किस रूप में पाई जाती है, प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है। तो पानी का मेन काम क्या है, जो अन्य अवयव पाए जा रहे हैं उनको घोलक का कार्य ये करता है। मुख्य रूप से जो पानी है वो दूध में कितना पाया जाता है, तो 80 से लेकर 90%, 89% तक जो पानी है वो पाया जाता है। तो मुख्य रूप अवयव कौन सा है, पानी, 80 से लेकर 90% तक पानी पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में प्रोटीन, ये भी महत्वपूर्ण जो पार्ट है, महत्वपूर्ण अवयव है, याद रखिएगा। देखो जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है वो 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। कितनी प्रकार की प्रोटीन होती है, दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है कैसीन, कौन सी होगी, कैसीन। दूसरी होती है लैक्टोएल्ब्यूमिन, कौन सी होगी, लैक्टोएल्ब्यूमिन। और यदि हम बात करें तीसरी, वो कौन सी होती है, लैक्टोग्लोबुलिन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी एक तो केसीन, एक एल्ब्यूमिन और एक ग्लोबुलिन, ये इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। अब याद रखना कि मुख्य रूप से मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है, केसीन होती है। कौन सी होती है, केसीन। और दूध की प्रोटीन में जो केसीन होती है वो 80% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 80% पाई जाती है। और याद रखना इसी केसीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। और हमें यह भी पता है भी दूध का रंग पीलापन लिए हुए ये किसके कारण होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सफेद रंग किसके कारण, कैसीन के कारण, अच्छा क्वेश्चन बनता है। और पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अब एक क्वेश्चन बना कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, तो याद रखना प्रोटीन पायस के रूप में, प्रोटीन पायस के रूप में। और पायस को इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी स्टेज, कोलाइडल स्टेज के रूप में पाया जाता है साथियों, अच्छे से याद रख लेना है आपको। ओके, हो जाएगा ये। अब ये बात भी याद रखिएगा कि प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि हम बात करें भी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस बात को अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो हम यदि बात करें गाय के दूध में कितनी प्रोटीन होती है, तो 3.5%, और भैंस के दूध में 3.6% प्रोटीन पाई जाती है। ये तो अपने बाद में संगठन पढ़ेंगे साथियों एक साथ टेबल के रूप में, और वहां पे मैं ये आपको याद करवा दूंगा भी किसके दूध में कितने प्रतिशत क्या पाई जाती है, प्रोटीन। तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा।
यहां अपने को यह याद करना है, प्रोटीन कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, केसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी, केसीन। कौन किस रूप में पाई जाती है, पायस। केसीन के कारण रंग कैसा, सफेद। और पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे अवयव के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अवयव है वसा। कौन सा है, वसा, जिसे हम फैट के नाम से जानते हैं और सबसे महत्वपूर्ण अवयव भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिएगा कि फैट से ही जो दूध है उसके मूल्य का निर्धारण होता है। जैसे ही मान लीजिए आप डेयरी से दूध लेने जाते हैं या डेयरी में दूध डालने के लिए जाते हैं, तो वहां पर दूध का जो प्राइस है ना, वो किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, वो निर्धारित किया जाता है फैट पर। किसके आधार पर, फैट के आधार पर निर्धारित करके दिया जाता है। ठीक है, चलो देखो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या बातें हैं। देखिएगा, दूध की कीमत बात कर चुके हैं, जो मूल्य होता है वो वसा पर निर्भर करता है, एक बात क्लियर करना। उसके बाद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दूध में सबसे अधिक घटने और बढ़ने वाला अवयव कौन सा है, तो वो वसा है साथियों, है ना। देखिएगा ये चीज क्लियर करना कि ब्यांत के आधार पर या अपने पशु को खिलाई जाने वाले चारे से, इन सब चीजों से, दाने से, इससे क्या होता है, जो दूध में वसा है, दूध में जो वसा है वो कम या ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो परिवर्तनशील घटक है वो कौन सा रहता है, वसा रहती है। क्या पढ़ा, मूल्य निर्धारण होता है, परिवर्तनशील घटक है, ये याद रखिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि दूध में जो वसा है ना, दूध में जो वसा है वो किस रूप में रहती है। जैसे प्रोटीन पायस के रूप में रहती है, कोलाइडल स्टेज के रूप में, वैसे ही दूध में वसा गोलिकाओं के रूप में रहती है या निलंबन के रूप में, गोलिकाओं या निलंबन के रूप में रहती है। अब याद रखना भी, इसे इंग्लिश में सस्पेंशन और इमल्शन कहा जा सकता है, सस्पेंशन और इमल्सन के रूप में रहती है। याद रखिएगा, गोलिकाओं के रूप में या निलंबन के रूप में पाई जाती है, अच्छे से याद करना है हमें। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हमने बात की थी भी 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, वसा से। किससे मिलती है, वसा से। और 1 ग्राम दुग्ध वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसको अच्छे से याद करना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दुग्ध वसा में, ठीक है, विटामिन पाए जाते हैं, और वसा विलय विटामिन कौन कौन से, ए, डी, ई और के, इसका अच्छा सोर्स रहता है, ये बात याद करनी है। और इनमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। यानी कि दूध में पाए जाने वाले विटामिनों में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, ए पाया जाता है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो याद रखना जो विटामिन सी है, विटामिन सी है वो नहीं पाया जाता, ये बात क्लियरली याद करनी है। ओके, यानी कि हम पढ़ते हैं विटामिन 2 प्रकार के, एक तो होते हैं वसा विलय। कौन से होते हैं, वसा विलय कौन से हैं, तो ए, डी, ई और के। ठीक है, एक पढ़ते हैं जल विलय, क्या पढ़ते हैं, जल विलय, जिसमें हम पढ़ते हैं बी और सी, बी और सी। अब वसा विलय है ए, डी, ई और के। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ए पाया जाता है, ये क्लियर करना। जल विलय जो विटामिन है, बी तो इसमें पाया जाता है, लेकिन सी जो है वो नहीं पाया जाता। इसको अच्छे से आपको लर्न करना है साथियों। चलो आगे बढ़े। उसके बाद में देखिए लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, कुछ बातें याद रखना। लैक्टोज को दुग्धम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुग्धम भी बोलते हैं। इसे दूध शर्करा भी बोलते हैं, दुग्ध की शर्करा या दुग्ध शर्करा, दूध की चीनी भी इसे बोलते हैं। और ध्यान रखना यह दूध का कार्बोहाइड्रेट है, क्या है साथियों, कार्बोहाइड्रेट है, ये बात याद रखनी है। देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। लैक्टोज, लैक्टोज दूध का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, हमने बात कर ली। उसके बाद में दूध का मीठापन, मीठापन लैक्टोज के कारण होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दुग्ध शर्करा कहा जाता है। उसके बाद में देखो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना
कि लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। ओके, लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। और यह किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। ये डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि लैक्टोज है वो किस रूप में पाया जाता है दूध में। जैसे हमने बात की प्रोटीन पायस के रूप में, वसा निलंबन के रूप में, वैसे ही हम बात करेंगे कि लैक्टोज घुलनशील अवस्था में पाया जाएगा। ये क्लियर करना। और 1 ग्राम लैक्टोज से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सीधी सी बात है, प्रोटीन से 4 है, लैक्टोज से 4 है और वसा से 9.3 है। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि दुग्धम दूध में उपस्थित सभी अवयवों में सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव है। सबसे ज्यादा परिवर्तनशील वसा है और सबसे कम परिवर्तनशील यदि हम जिक्र करें साथियों तो वो कौन सा रहता है? वो लैक्टोज है। कौन सा है? लैक्टोज है। इस बात को अच्छे से हमें लर्न करना है, दिमाग में बिठाना है। ये सारी बातें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े और बातें पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, खनिज लवण, यानी कि दूध में कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से मुख्य रूप से जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये अच्छा सोर्स है इसका। और एक बात ध्यान रखना कि खनिज लवण दूध में 1% से कम पाए जाते हैं। 1% से कम पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 0.7 से लेकर 0.9% तक क्या पाए जाएंगे? खनिज लवण है वो पाए जाते हैं साथियों। चलिए, उसके बाद में विटामिन हम बात कर चुके हैं, वैसे तो बड़ा फिर भी हम जिक्र करते हैं। भी जल घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि B1 B6 वो पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, विटामिन सी नहीं पाया जाता। वसा विलय A, D, E और K ये पाए जाते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना। दूध विटामिन ए का सबसे अच्छा क्या माना जाता है? सोर्स माना जाता है। ये चीज क्लियर करना। और हमें ये पता है कि विटामिन ए जो है वो नेत्र संबंधी रोगों के इलाज के लिए निदान में क्या होता है? उपयोगी रहता है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखो किण्वक एंजाइम। तो दूध के अंदर फास्फेटेज, एमाइलेज, परऑक्सीडेज, प्रोटीएजेज, कैटेलेज और जेंथिन, ये कुछ किण्वक, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो दूध में एंजाइमेटिक क्रियाएं जिनके कारण होती है। नेक्स्ट देखिएगा, संगठन, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट साथियों। आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छे से एकाग्र होकर इसको सुनना है भी ये कैसे हमारे याद हो सकता है ना। और जो क्वेश्चन आता है दूध से, जैसे मान लीजिए, तो आप ये संभावना रखिए कि 60% दूध टॉपिक से यदि क्वेश्चन आता है तो 60% चांस है कि वो संगठन से पूछे और 40% चांस है कि वो अदर कंटेंट से पूछे। यानी कि सिर्फ एक स्लाइड से ये चांस है कि 60% आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन की संभावना रहती है यदि मिलक टॉपिक में देखें तो साथियों कैसे याद कर सकते हैं हम इसे, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखिए हमारे लिए मुख्य रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये मुख्य जो पशु है जो दूध के लिए पाले जाते हैं, मुख्य हमारे सिलेबस में है। तो आपको पशुओं के नाम में क्रम वाइज बस दिमाग में बिठाना है भी क्या है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी क्रम वाइज याद है। और इधर हमें जो मेनली याद करना है वो याद करना है WFPL। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और इधर याद करोगे WFPL। WFPL, W से वाटर, F से फैट, P से प्रोटीन, L से लैक्टोज। चलो याद करते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से इस संगठन को देखना है, जैसा मैं कहता जाऊं वैसा सोचते जाना है। देखिए क्या हुआ इसमें, क्या किया, फर्स्ट पॉइंट सभी में एक जैसा वर्ड 8 8 8 8 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिमाग नहीं लगाया, 8 8 8 8 लिखा है 4 बार। आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या किया, पहले नंबर पे 7 लिखा, फिर
लास्ट में 7 लिखा और फिर क्या लिख दिया 2 और 0, 7 7 2 0, 7 7 2 0। देखो क्या है यहां अपने पढ़ते हैं, लिखा गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है। इधर बात करते हैं WFPL, वाटर फैट प्रोटीन लैक्टोज। क्या किया 8 8 8 8, ठीक है। 7 यहां पे 7 यहां पे 2 और 0, ठीक है। 7 से स्टार्ट 7 पे खत्म 2 0, बताओ कर सकते हैं। उसके बाद में देखो उसने क्या किया, बिल्कुल सिंपल सा सिद्धांत अपनाया, क्रॉस करते हुए इस 2 को यहां लिखा, इस 7 को यहां लिखा, क्रॉस हो गया। उधर देखो इस 0 को यहां लिखा, इस 7 को यहां लिखा, ठीक है। यानी कि क्रॉसिंग सिस्टम को अपना लिया। बी उसने इस तरीके से किया कि पॉइंट के बाद के जो अक्षर है उनको सेट किया, यानी कि इधर 2 था ये इधर आ गया, ये 7 था ये यहां आ गया, यानी कि ऐसे ऐसे, समझ गए। इधर देखें ये 0 था वो यहां आ गया, ये 7 था वो यहां आ गया, हो जाएगा। आपने क्या किया सभी 8 लिखे, पहले 7 लास्ट में 7 2 और 0, ठीक है। फिर क्रॉस कर दिया, पॉइंट के बाद के लिए क्या कर दिया क्रॉस कर दिया। उम्मीद करता हूं सभी में जो पानी की मात्रा है विद पॉइंट आपके क्या हो गई होगी, याद हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का मैटर समझाते हैं। W वाला कंप्लीट हुआ, अब आ गए अपने फैट पे। किस पे आ गए फैट पे। अब देखो गौर करना, पॉइंट के बाद वाले जो 7 थे, जो क्या थे 7 थे, ये यहां और यहां दोनों बीच वाले हो गए। 7 को सीधा उठा के ले गया और 3 4 लिख दिया। क्या लिख दिया 3 4, यानी कि उसने क्या किया, यदि हम बात करें साथियों इस तरीके से संगठन में उसके द्वारा किया गया फैट के लिए भी, ये और ये 7 यहां लिखा 7 यहां लिखा और यहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया 4। ये लो पॉइंट के पहले वाले क्या हो गए अक्षर हो गए, ठीक है। दोनों 7 उठाए 3 4 लिख दिया, दोनों 7 उठाए 3 4 लिख दिया। अब देखो पहले के लिए क्रॉस कर देगा वो, जैसे पॉइंट के बाद के अक्षरों के लिए यहां से यहां ऐसे देखो क्रॉस, ये वाला 3 यहां आ गया, ये वाला 7 यहां आ गया, ठीक है। और नीचे लिख दिया 9 2, यानी कि क्या किया गया, जो ये है इस 7 को यहां लिख दिया, इस 3 को यहां लिख दिया, है ना, इस तरीके से। और यहां क्या बन गया 9 और 2, ये बन गया आपका क्या फैट। क्या बना फैट। क्लियर, याद हो जाएगा। क्या याद किया देखो सभी 8 है, 7 7 2 0, फिर क्रॉस करते हुए पॉइंट के बाद ये दोनों 7 यहां आ गए, 3 4 आ गया। फिर यहां पे तो एक तो वही पैटर्न अपना लिया क्रॉस, और लास्ट में क्या हो गया 9 2, क्या हो गया 9 और 2। यहां तक क्लियर। अब हम चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन कितने नंबर पे लिखा साथियों आपने 3 नंबर पे। तो आपको याद करना है भी जो 3 नंबर पे लिखा उसके पॉइंट के पहले वाले सारे अक्षर क्या है 3 है, पहले वाले क्या है सारे 3 है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे करोगे भी प्रोटीन तीसरे नंबर पे है, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, तो 3 नंबर पे है तो पॉइंट से पहले वाले सारे अक्षर क्या होंगे 3 होंगे, लेकिन तीसरा माड़ा होता है ना। तो इसकी जगह क्या लिखे, तो तीसरो 3 को नहीं पैऊ प्रोटीन, तीसरा उनके लिखोगा 5। सभी 3 है लेकिन तीसरा 3 नहीं है, वो क्या है 5 है। इसी तरीके से लैक्टोज में चौथे नंबर पे है, सभी 4 है, सभी 4 है लेकिन दूसरा 4 नहीं है, ये 5 है, बाकी सभी क्या है 4 है। देखो ये इसी बात को हम समझते हैं, प्रोटीन में सारे 3, तीसरा 5 है, बाकी सारे 3 है। इसी तरीके से लैक्टोज 4 नंबर पे लिखा है, सभी 4 है लेकिन दूसरा क्या है 5 है। क्लियर, ये बात हो जाएगा हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद के अक्षर, इसके लिए प्रोटीन के लिए पैसे प्रोटीन 56 25, प्रोटीन 56 25, प्रोटीन क्या है 56 25 है, प्रोटीन 56 25 है, याद करना प्रोटीन क्या है 56 25 है। तो ये सभी की प्रोटीन कितनी कितनी पाई जाती है वो आपके याद हो जाएगी। और यदि बात करें लैक्टोज के लिए तो 94 82, लैक्टोज के लिए क्या याद करोगे पॉइंट के बाद में 94 82, 94 82। देखो इसके लिए 56 25, इसके लिए 94 82, 56 25 94 82। बताओ कुछ समझ में आया, कुछ लिख सकते हो क्या, याद कर सकते हो क्या। देखो इसको हम करते हैं फिर समझते हैं, इसको छोटा कर देते हैं साइड में। देखो आपने क्या लिखा था, अपने प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक बार से फटाफट से लिख देते हैं भी। आपने लिखा गाय, ठीक है, भैंस भेड़
और बकरी, क्लियर ये, ठीक है, WFPL, ठीक है, ओके। ये सभी क्या लिखे आपने, 8 लिखे, ठीक है, यहां पे 7, यहां पे 7, ये 2 और ये 0। अब पॉइंट के बाद के अक्षरों के लिए क्या करोगे, क्रॉस, ये इधर 2, ये इधर 7, ये इधर 0, ये इधर 7, क्लियर। बीच वाले दोनों 7 आगे चले जाएंगे, ये 7 और ये 7, ये 3, ये 4, ओके। पहले वाले पॉइंट के लिए क्रॉस वाला नियम चलेगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3, ये 9 और 2, ओके। अब प्रोटीन 3 नंबर पे लिखा है, सारे के सारे 3 होंगे लेकिन तीसरा 5 होगा। लैक्टोज 4 पे लिखा है, सारे के सारे 4 होंगे लेकिन दूसरा 5 होगा, बाकी सभी क्या होंगे, 4 होंगे, हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद के लिए ये तो है 56 25, पॉइंट प्रोटीन में 25, प्रोटीन में 25, 56 25, और लैक्टोज में 94 82, लैक्टोज में 94 82, ये क्या हो जाएगा, इसका संगठन है साथियों। मोस्टली हमसे फैट से पूछता है, प्रोटीन से पूछता है, लैक्टोज से पूछता है, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रख लेना है। अब बात आती है मिनरल्स की। तो आप सभी को पता है कि मिनरल्स जो होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं, वो 0.7 से 0.9 तक, यानी कि 1 से कम कम होते हैं। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है साथियों कि गाय भैंस में 0.7 होता है, गाय भैंस में 0.7 होता है, एक बार याद करना, और भेड़ में 0.9 होता है और बकरी में 0.8 होता है। तो सबसे ज्यादा खनिज लवण किस में होते हैं, भेड़ में 0.9, याद रखना, और जो गाय भैंस है उसमें 0.7, और बकरी में बीच के 0.8 होता है, ठीक है, अच्छे से याद करना। अब देखो, टोटल सॉलिड है और सॉलिड नोट फैट है। सॉलिड नोट फैट आपको याद नहीं करना है, टोटल सॉलिड याद करेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल सॉलिड में से जब आप वसा कम कर देते हैं, यानी कि कुल ठोस में से वसा कम कर दोगे, तो वसा रहित ठोस पदार्थ अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो कुल ठोस याद करना 12 17 19 13, 12 17 19 13, और इसमें से अपने फैट माइनस करते ही अपने आप अपने पास NSF जो SNF है वो आ जाएगा साथियों, ठीक है, अच्छे से याद करना। तो देखो ये सारा हम याद कर सकते हैं कौन सा कितना है। बस इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है, भी हमसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पानी किसके दूध में पाया जा रहा है। यदि ऊपर वाले 4 तक का जिक्र करें तो आप जिक्र करेंगे, देखेंगे सबसे ज्यादा पानी किस में आ रहा है, गाय में। सबसे ज्यादा फैट पूछी जा रही है तो किस में आ रही है, भेड़ में। सबसे ज्यादा फैट किस में आ रही है, भेड़ में। इसी तरीके से सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में आ रहा है, भेड़ में आ रहा है। सबसे ज्यादा लैक्टोज यदि पूछा जा रहा है तो किस में आ रहा है, तो ये लैक्टोज भैंस में आ रहा है। सबसे ज्यादा मिनरल्स पूछे जा रहे हैं तो किस में आ रहे हैं, तो भैंस में आ रहे हैं। यानी कि अधिकतर चीजें सबसे ज्यादा किस में आ रही हैं, वो भेड़ के लिए आ रही है, लेकिन लैक्टोज की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा किस में आ रही है, भैंस में आ रही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में PYQ में पूछे गए हैं भी, सबसे ज्यादा वसा किस में होती है, भेड़ में होती है। सबसे ज्यादा खनिज लवण किस में पाए जाते हैं, भेड़ में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है, एक एक चीज को हमें पढ़ना है, ठीक है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम इसके बारे में देखते हैं और फिर क्लास को ऑफ करेंगे। देखो क्या है, हमसे पूछा जाए कि दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है, तो विटामिन सी, अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, दूध में किस खनिज लवण की कमी पाई जाती है, तो Fe की कमी पाई जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस खूब पाया जाता है, याद रखना। दूध की अम्लता, ताजे दूध की अम्लता जो होती है कितनी होती है, तो 0.12 से लेकर 0.14 ये अम्लता पाई जाती है। अच्छे से याद रखिएगा, अम्लता कितनी होती है, 0.12 से 0.14 होती है। 0.3 होते ही, 0.3 है ना, 0.30 होते ही अम्लता पर दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल कितना पाया जाता है, 0.10 पाया जाता है। हमसे पूछा जाए दूध का पीएच, तो 6.5 से 6.7 होता है, यानी कि हल्का क्या होगा, अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, याद रखिएगा। फिर देखो, यानी कि हल्का अम्लीय 0.5 से 0.7, और बकरी के दूध का जो पीएच होता है वो हल्का क्षारीय होता है, 7.8 से लेकर 8.0 तक होता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, कुछ मान है वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से लेकर 1.032 तक होता है, 1.028 से लेकर 1.032 तक होता है। और याद रखना 28 से 30 तक गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, और 30 से 32 तक भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, ये याद करना है। आगे देखिए, दूध की जो विद्युत संचालकता है, ठीक है, वो कितनी होती है, तो 0.005 महोज होती है, याद रखना।
उबाल बिंदु कितना होता है, तो 100.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, यानी कि 101 डिग्री सेल्सियस भी हम याद कर सकते हैं, 100.6 डिग्री सेल्सियस होता है। जमाव बिंदु जिसे अपने हिमांक बिंदु कहते हैं, ठीक है, हिमांक बिंदु कितना होता है, तो -0.52 से लेकर -0.56 डिग्री सेल्सियस होता है, यह बात भी याद कीजिएगा। अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है, तो 1.3440 से 1.34 से लेकर 1.3480 होता है, ये याद कीजिए। और विस्कोसिटी गाढ़ापन जो होता है दूध का, तो 1.5 से लेकर 2 सेंटीपोइज होता है। विस्कोसिटी जो होती है, गाढ़ापन होता है, वो 1.5 से 2 तक होता है, अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है भी दूध स्त्राव के लिए, है ना, दूध जो क्षरण है, लैक्टिक क्षरण है, उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो प्रोलैक्टिन है। कौन सा है, प्रोलैक्टिन है, ठीक है। और दूध उतारने के लिए, यानी कि एन में उतारने के लिए, जो या आपने ये कह सकते हैं कि पशु को पवसने के लिए, ठीक है, कई बार हमने देखा होगा कि घर पे पशु दूध नहीं देता है तो उसको एक टीका इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो कौन सा इंजेक्शन होता है, वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है। तो दूध के स्त्राव के लिए तो प्रोलैक्टिन होता है, और दूध उतारने के लिए, पवसने के लिए कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। और ऑक्सीटोसिन का असर जो है वो 5 से 7 मिनट तक रहता है साथियों, 5 से 7 मिनट तक रहता है ना। और इसका जो स्त्राव है ना, वो ग्लैंड्स के द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा होता है, याद रखिएगा। दुग्ध अयन में रोकने के लिए, है ना, या आपने ये पढ़ते हैं कि दुग्ध को चढ़ाने के लिए या अयन में रोक के रखने के लिए जो हार्मोन है वो कौन सा रहता है, एड्रीनलिन हार्मोन रहता है। कौन सा रहता है, एड्रीनलिन। तो ये 3 हार्मोन अच्छे से याद रखना, स्त्राव के लिए प्रोलैक्टिन, दुग्ध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन, और अयन में रोक के रखने के लिए कौन सा रहेगा, वो एड्रीनलिन रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने आज के सेशन को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, एंजॉय किया होगा। तो आप अच्छे से पढ़ना, याद करना, नोट्स बनाना, किस तरीके से दूध का कंटेंट है, संगठन है, वो हमें याद हो सकता है ना। तो आज के सेशन के लिए इतना सा। यदि क्लास अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ, एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी साथियों का।